जय हिंद प्यारे साथियों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बीए थर्ड सेमेस्टर मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे। तो मनोविज्ञान का यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है। यदि आपके मनोविज्ञान का एग्ज़ाम है या स्टार्ट होने वाला है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताया जा रहा है, आप किस तरह से तैयार कर। यदि आपके पास बुक सीरीज नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर मनोविज्ञान, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक करवाया था। आइए आगे बढ़ते हैं हम। बोगार्डस स्केल विधि की विशेषताएं बताइए। बोगार्डस स्केल विधि की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर अभिवृत्तियों के मापन के लिए इस विधि का उपयोग सर्वप्रथम बोगार्डस ने सन 1923 ईस्वी में किया था। इसके द्वारा बोगार्डस ने जाति समूहों के प्रति लोगों की अभिवृत्तियों को जानने की प्रयास किया। यह विधि सामाजिक दूरी को मापने के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। अब इसके आगे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोगार्डस के क्वेश्चन आते हैं तो तैयार करिएगा जरूर। नेक्स्ट है, अभिवृत्ति मापन की लिकड़ मापनी का वर्णन कीजिए। अभिवृत्ति मापन की लिकड़ विधि का मूल्यांकन कीजिए। दोनों प्रश्न अलग अलग पूछा है, इसका आंसर जो है वह सेम है। तो आप दोनों प्रश्न को तैयार करिए, देखिए कैसा प्रश्न है। तो लिकड़ महोदय ने एक सरल अभिवृत्ति मापनी की रचना की जिससे अंतर्राष्ट्रीय तथा निग्रो लोगों की अभिवृत्तियों का मापन किया गया। अभिवृत्ति मापनी बनाते समय लिकड़ के अनुसार सर्वप्रथम अधिक संख्या में धनात्मक तथा ऋणात्मक कथनों को लिया गया, यानी इकट्ठा किया गया। प्रत्येक कथन के असहमत एक अभिवृत्ति से संबंधित एकत्र प्रश्नों से अभिवृत्ति मापनी का प्रथम प्रारूप तैयार हो जाता है। इस तरह से अब इसका उत्तर देखिए आगे दिया है, आप पढ़िएगा जरूर। हम आपको थोड़ा थोड़ा उत्तर बताएंगे। जो छोटा है हम उसको पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो बड़ा आंसर है उसको हम आधा से भी थोड़ा सा कम पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, समाजमिति विधि का मूल्यांकन कीजिए। तो सामाजिक दूरियों को मापने के लिए समाजमिति विधि का उपयोग किया जाता है। समाजमिति विधि के प्रमुख गुण कौन से हैं? प्रमुख गुण हैं सदस्यों के बीच संबंधों की जानकारी, समूहों के रागात्मक संरचना का ज्ञान, आकर्षण के साथ विकर्षण का ज्ञान आदि। इसके साथ ही समाजमिति विधि की कमियां हैं केवल छोटे समूहों की रचना का ज्ञान, परिणामों में अंत की संभावना, गहन जानकारी का अभाव आदि। आगे बढ़ते हैं हम कि अभिवृत्ति मापन के लिए शब्दार्थ विभेदक मापनी का वर्णन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इसका उत्तर आप पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण का आशय बताइए। तो सबसे पहले हम अंतर्वैयक्तिक आकर्षण का आशय डालेंगे। तो वैज्ञानिक है मायर्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण के आशय के बारे में क्या कहा था। फिर उसके बाद कौन से वैज्ञानिक है, बसीड एवं वाल्टरस के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, यह समाजमिति मापन क्या है। समाजमिति मापन यहाँ पर दिया गया है, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण का मापन करने के लिए मैत्रीय वरीयता यानी समाजमिति को हम मैत्रीय वरीयता भी कह सकते हैं। मैत्रीय वरीयता या समाजमिति का उपयोग प्रायः किया जाता है। इस विधि का विकास मोरिनो द्वारा किया गया था। इस विधि द्वारा किसी समूह की उसमें सदस्यों तथा अन्य समूहों के प्रति भावनाओं का मात्रात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण में पुनरावृत्ति का महत्व क्या है। तो अनेक अन्य अध्ययनों से भी प्रमाणित हुआ है कि वस्तुओं की पुनरावृत्ति या परिचय के कारण उनके प्रति पसंद उत्पन्न होती है। इससे स्पष्ट है कि अपरिचित वस्तु की व्यक्ति के समकक्ष पुनरावृत्ति करते रहते हैं। करते रहने से उसमें क्या है, उसमें उसके प्रति पसंद विकसित होने लगती है। फिर यहाँ पर मेयर का निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है कि पुनरावृत्ति से परिचय में वृद्धि होती है और परिचय से विश्वास की भावना स्थापित होती है। इससे आकर्षण की अनुभूति में वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण में समरूपकता प्रभाव बताइए। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण में समपूरकता प्रभाव को बताना है। यहाँ पर इसका उत्तर दिया है, आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा प्रश्न है, द्विकीय आकर्षण क्या है। द्विकीय आकर्षण क्या है। तो द्विकीय आकर्षण का आशय दो व्यक्तियों में परस्पर अनुभूत होने वाले आकर्षण से है, अर्थात किन आधारों पर दो लोगों में परस्पर एक दूसरे के प्रति आकर्षण का प्रभाव
या भाव उत्पन्न होता है। इसकी व्याख्या के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इन्हें निम्नतः वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, व्यक्तियों की विशेषताओं पर आधारित व्याख्या। दूसरा, पूरक आवश्यकताओं पर आधारित व्याख्या। तीसरा, अंतःक्रिया प्रक्रिया पर आधारित व्याख्या। और चौथा, आकर्षण का विनिमय सिद्धांत। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। आक्रामकता। आक्रामकता का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आक्रामकता, फिर यहाँ पर लिखेंगे मिशेल के अनुसार। यहाँ पर मिशेल ने आक्रामकता को क्या बताया है, किसी को क्षति पहुँचाने के लिए प्रेरित व्यवहार को आक्रामकता कहते हैं। उससे नुकसान हो सकता है, यह नहीं भी हो सकता है। ठीक है, विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार आक्रामकता की परिभाषा यहाँ पर दिया गया है। अब बताना है दिया है आक्रामकता की विशेषताएं बताना है। तो पहली विशेषता है हानिकारक व्यवहार। दूसरा है सार्वभौमिक गोचर। तीसरा है सक्रिय या निष्क्रिय। चौथा है उद्देश्यपूर्ण व्यवहार। आगे बढ़ते हैं हम। और पांचवा है हमारा पीड़ित व्यक्ति द्वारा बचाव। और छठवां है व्यक्तित्व भिन्नताएं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आक्रामकता के प्रकारों का पर प्रकाश डालिए। तो आक्रामकता के प्रकार डालेंगे तो पहला है विदेशी आक्रामकता। ठीक है, ऐसी आक्रामकता क्रोध से उत्पन्न होती है। विदेशी आक्रामकता क्रोध से उत्पन्न होती है। इसका उद्देश्य किसी को क्षति पहुंचाना होता है। और संगठनात्मक आक्रामकता, ऐसी आक्रामकता का उद्देश्य छिपा हुआ या अव्यक्त होता है। जैसे किसी को हानि या क्षति पहुंचाने का कार्य छिप छिप कर करना ताकि अपना उद्देश्य प्राप्त किया जा सके, उसे हम संगठनात्मक आक्रामकता कहते हैं। और कुंठा आक्रामकता, कुंठा के बारे में भी प्रश्न आते हैं। तो ऑप्शन यानी कि यह प्रश्न एग्जाम में आ भी सकते हैं, एग्जाम में आते हैं इस तरह के प्रश्न। कुंठा आक्रामकता क्या है। तो डोलार्ड आदि के अनुसार आक्रामकता सदैव किसी कुंठा का परिणाम होती है और कुंठा सदैव आक्रामकता को जन्म देती है। इससे स्पष्ट है कि कतिपय विद्वान आक्रामकता को कुंठा का परिणाम मानते हैं। आगे इसका उत्तर दिया गया है, यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि आक्रामकता के दो स्तोत्र क्या हैं। तो आक्रामकता के दो स्तोत्र हैं। पहला है पारिवारिक स्तोत्र। पारिवारिक में क्या आता है कि बच्चों में आक्रामकता व्यवहार विकसित करने में परिवार की महत्वपूर्ण यानी प्रमुख भूमिका होती है। बहुत से ऐसे परिवार मिल जाएंगे जिनमें बच्चों के आक्रामकता को प्रशंसित किया जाता है, उन्हें बढ़ावा दिया जाता है। यानी यह गलत है। यदि उन्हें बढ़ावा देंगे तो बहुत यानी उत्पाद मचाएंगे मंकी की तरह। तो यहाँ दूसरा है सामाजिक परिवेश। तो पारिवारिक परिस्थितियों के अतिरिक्त व्यक्ति का सामाजिक पर्यावरण भी आक्रामकता के अधिगम के लिए अवसर प्रदान करता है। जिन जातियों, संस्कृतियों एवं समुदायों में आक्रामकता को प्रशंसित किया जाता है, उनमें पलने वाले बच्चे के लिए आक्रामकता के अनेक क्या होते हैं, आक्रामकता के अनेक मॉडल यानी कि अनेक मॉडल अवलोकन हेतु उपलब्ध होते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नया प्रश्न है संग्रहणशीलता क्या है। तो संग्रहणशीलता के बारे में यहाँ पर चलिए थोड़ा सा हम पढ़ देते हैं। तो संग्रहणशीलता भी एक प्रमुख सामाजिक अभिप्रेरक है, जिसके कारण व्यक्ति समाज में विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ करता है। संग्रहणशीलता अभिप्रेरक से तात्पर्य मूल्यवान वस्तु या पसंद की चीज़ों को अपने उपयोग के लिए संग्रह या इकट्ठा करने से होता है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा है आक्रामणशीलता अभिप्रेरक क्या है। आक्रामणशीलता अभिप्रेरक क्या है। तो आक्रामणशीलता या आक्रामकता अभिप्रेरक भी एक प्रमुख सामाजिक अभिप्रेरक है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शाब्दिक रूप से या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है अनुमोदक अभिप्रेरक क्या है। अनुमोदन अभिप्रेरक क्या है। अनुमोदन अभिप्रेरक या आवश्यकता। अनुमोदन अभिप्रेरक को हम आवश्यकता भी कह सकते हैं। तो इस हेडिंग डालेंगे अनुमोदक अभिप्रेरक या अनुमोदन की आवश्यकता से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से धनात्मक मूल्यांकन यानी प्रतिष्ठा, प्रशंसा आदि पाने की उम्मीद होता है। प्रायः यह देखा गया है कि इस तरह का अभिप्रेरक बच्चों या किशोरों में वयस्क लोगों की अपेक्षा अधिक तीव्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सहायतापरक व्यवहार का अर्थ बताइए। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सहायतापरक। यह लघु त्रिप्रश्न है। सहायतापरक व्यवहार। तो यहाँ पर सहायतापरक व्यवहार और परोपकार एक प्रकार का समाज के लिए हित में किया गया व्यवहार है। इस प्रकार के व्यवहार को समाजोपयोगी व्यवहार भी कहते हैं। पहला है मैक्सवेडे, यह
मैकडवेबीड और हरारे के अनुसार यहाँ पर समाज उपयोगी व्यवहार समाज के सदस्यों के बीच पारस्परिक सहायता और शुभेच्छा का उदार विनिमय है। यह है डोर्नस्टीन के अनुसार समाज उपयोगी व्यवहार समाज में समाज द्वारा शुभ और मूल्यवान माने जाने व्यवहार में शामिल माने जाते हैं। तो विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार उनके हैं जो भी। आगे बढ़ते हैं हम। परोपकारी व्यक्ति के व्यक्तित्व की बीमाएँ क्या बताइए। परोपकारी व्यक्ति के व्यक्तित्व की बीमाएँ, परोपकारी व्यक्ति के व्यक्तित्व की बीमाएँ। तो पहला है पुनरावृत्ति। जो एक परोपकारी व्यक्ति है वह 5 बीमाओं पर समानता अपने आप को ऊंचा रेटिंग करता है। वे कौन कौन से हैं। तो पहला है पुनरावृत्ति, दूसरा क्या हमारा यथा तथ्य संसार में विश्वास, तीसरा है समाज उत्तरदायित्व, चौथा है नियंत्रण का आंतरिक बिंदुपथ, पांचवा है आत्म केंद्रिता का निम्न स्तर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि अनुगमिता की परिभाषा दीजिए। अनुगमिता की परिभाषा दीजिए। अनुगमिता की कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहली है आइजेनेक आदि द्वारा परिभाषा। आइजेनेक तथा उसके साथियों ने अनुगमिता की परिभाषा इन शब्दों में प्रस्तुत की है। अनुगमिता वह व्यवहार प्रवृत्ति या अभिवृत्ति है जिसमें व्यक्ति अपने संदर्भ समूह के मानदंडों एवं समूह आदर्शों को सम्मिलित करता है। प्रस्तुत कथन द्वारा स्पष्ट है कि समूह के मानदंडों को स्वीकार करना ही अनुगमिता कहलाता है। और वैज्ञानिक केच तथा क्रचफील्ड द्वारा परिभाषा दिया गया है और रेंच द्वारा परिभाषा दिया गया है। इन दोनों को पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अनुगमिता को प्रभावित करने वाले कारक को बताइए। अनुगमिता अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। इनमें प्रमुख निम्न प्रकार हैं। पहला है समूह का आकार, दूसरा क्या है समूह की मतिकता, तीसरा है अवपीड़न बल, चौथा है सामाजिक संपर्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। मिलग्राम द्वारा आज्ञापालन पर किए गए मिलग्राम द्वारा आज्ञापालन पर किए गए अध्ययनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है, इसको नया क्वेश्चन है। अब आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पूर्वाग्रह दिया गया है। पूर्वाग्रह ये प्रश्न तैयार करिएगा। पूर्वाग्रह की परिभाषा दीजिए। पूर्वाग्रह की परिभाषा। पूर्वाग्रह को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले जेम्स ड्रेवर आते हैं। तो उनके मतानुसार पूर्वाग्रह एक विशेष प्रकार के कार्यों, वस्तुओं, व्यक्तियों तथा सिद्धांतों के विरुद्ध अथवा पक्ष के एक अभिवृत्ति है जिसके साथ प्राय कुछ संवेग भी जुड़े रहते हैं। दूसरा है आगबर्न के अनुसार पूर्वाग्रह एक जल्दी में किया हुआ निर्णय या उपयुक्त परीक्षा के बिना बनाई हुई राय होती है। अब वैज्ञानिक किम्बाल यंग के अनुसार शेरिफ तथा शोरिफ के अनुसार इसको आप पढ़िएगा। पूर्वाग्रह की विशेषताएं। तो सबसे पहले हेडिंग पूर्वाग्रह की विशेषताएं डालेंगे, फिर पूर्वाग्रह की निम्न विशेषताएं हैं। तो पहला है पूर्वाग्रह अज्ञान पर आधारित है। पूर्वाग्रह जो है अज्ञान पर आधारित है। दूसरा है पूर्वाग्रह अचेतन होते हैं। तीसरा क्या है पूर्वाग्रह संवेगों से संबंधित होते हैं। चौथा है पूर्वाग्रह पक्ष या विपक्ष होते हैं। पांचवा है पूर्वाग्रहों के साथ रूढ़ी युक्तियां तथा पौराणिक कहानियां भी जुड़ी रहती हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है पूर्वाग्रह से रिलेटेड सभी प्रश्नों को तैयार करिएगा। पूर्वाग्रहों के सामाजिक कारण कौन है। पूर्वाग्रह के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। पूर्वाग्रह के मनोवैज्ञानिक कारकों का वर्णन कीजिए। चलिए तो पहला दिया गया है यहाँ पर कि सामाजिक आदर्श। पूर्वाग्रहों के सामाजिक कारण। पूर्वाग्रहों के निर्माण में विभिन्न सामाजिक कारकों का योग रहता है। इनमें प्रमुख कौन है। पहला है सामाजिक आदर्श, दूसरा क्या है प्राथमिक तथा द्वितीयक संस्थाएं, तीसरा है प्रचार के साधन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पूर्वाग्रहों को मनोवैज्ञानिक कारण। पूर्वाग्रहों के निर्माण में निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं। पहला है असामान्य व्यक्तित्व, दूसरा है दोषपूर्ण अभियोजन, तीसरा है आत्मसम्मान की भावना, चौथा है सीखना। नेक्स्ट प्रश्न आता है पूर्वाग्रह के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। पूर्वाग्रह के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। संस्कृति पर आधारित पूर्वाग्रह और विभिन्न वेशभूषा पर आधारित पूर्वाग्रह, तीसरा धर्म पर आधारित पूर्वाग्रह, चौथा वर्ण पर आधारित पूर्वाग्रह, भाषा पर आधारित पूर्वाग्रह, राष्ट्रीयता पर आधारित पूर्वाग्रह, राजनीतिक पर आधारित पूर्वाग्रह, जाति पर आधारित पूर्वाग्रह, रुचियों पर आधारित पूर्वाग्रह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि पूर्वाग्रह और विभेद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर अंतर आपको स्पष्ट करना है।
दूसरा है पूर्वाग्रह कैसे कम किया जाता है। पूर्वाग्रह कम करने के मनोवैज्ञानिक उपायों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्वाग्रह कम करने के मनोवैज्ञानिक उपाय क्या हैं? तो विधान द्वारा यानी कड़ाई से कानून का पालन कराने से अछूतों से सैकड़ों वर्षों का पूर्वाग्रह अब काफ़ी कम हो गया है। दूसरा है परस्पर समूह संबंध द्वारा। तीसरा है प्रचार साधनों द्वारा। चौथा है नागरिक संगठन द्वारा। और पांचवा है शिक्षा। सामान्य शिक्षा में उपयोगी पाठ्यक्रमों के पूर्वाग्रह पर रोक लगाई जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है सामाजिक समूह की परिभाषा दीजिए और समूह गतिकी को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला प्रश्न आपसे पूछता है एग्जाम में, समूह गतिकी की परिभाषा दीजिए। तो विभिन्न विद्वानों सामाजिक समूह की कुछ मिली जुलती परिभाषाएं उपस्थित की हैं। कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहला है अकबर और निपकाप के द्वारा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर रहें और एक दूसरे पर प्रभाव डालने लगे तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने समूह का निर्माण कर लिया है। एवोगाड्रो के अनुसार इसको पढ़िएगा आप। चलिए अब हम बात करते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है दीर्घोत्तरीय हमारा है। इसके पहले 16 क्वेश्चन तक रहा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतःव्यक्तित्व आकर्षण के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले अंतःव्यक्तित्व आकर्षण के सिद्धांत हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बारे में हम लिखेंगे। समाज मनोवैज्ञानिकों ने अंतःव्यक्तित्व आकर्षण की व्याख्या अपने ढंग से की है। यही कारण है कि अंतःवैयक्तिक आकर्षण के लिए अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है। तो कौन कौन से हुआ है? तो पहला यहाँ पर दिया है समानता या संतुलन का सिद्धांत, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दे सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। दूसरा है पुनर्बलन सिद्धांत। दूसरा क्या है? पुनर्बलन सिद्धांत और अंतःव्यक्तिक आकर्षण। फिर यहाँ पर गौड़ पुनर्बलन का सिद्धांत। दूसरा है पुनर्बलन का अंतर्भाव सिद्धांत, यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दिया गया है आकर्षण का विनिमय सिद्धांत। शायद हमें लग रहा है यह क्वेश्चन आपको तैयार करा दिए थे। तो यहाँ पर उसमें है पुरस्कार लागत और प्रतिफल। पुरस्कार लागत प्रतिफल यहाँ पर दिया गया है। तुलना स्तर और समदृष्टि सिद्धांत। तो और इस वीडियो का PDF हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे, आप PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा आक्रामकता की प्रकृति एवं कारणों की विवेचना कीजिए। आक्रामकता की परिस्थितिगत एवं सामाजिक निर्धारक को समझाइए। तीसरा है आक्रामकता के निर्धारकों एवं इसके प्रबंध की विवेचना कीजिए। चौथा है आक्रामकता के स्वरूप एवं निर्धारकों पर निबंध लिखिए। पाँचवा है सहायतापरक व्यवहार को परिस्थितिजन्य तथा सामाजिक निर्धारकों को समझाइए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आक्रामकता से आशय। फिर नेक्स्ट यानी कि आक्रामकता की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो डोलार्ड, डूब, मिलर, माउस और रियर्स के अनुसार आक्रामकता वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति का लक्ष्य दूसरे व्यक्ति को चोट पहुँचाना होता है। और यहाँ पर विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार दिया गया है उनके मत। आक्रामकता के निर्धारक। आक्रामकता संबंधी व्यवहार किसी एक या दो कारकों पर निर्भर नहीं करता है, वरन यह अनेक कारकों से प्रभावित होता है। इन निर्धारकों को दिया है। इन निर्धारकों का संक्षिप्त विवरण आगे दिया गया है। तो व्यक्तित्व निर्धारक पहला इसमें आता है व्यक्तित्व और आक्रामकता। दूसरा है यौन अंतर और आक्रामकता। और फिर दूसरा आता है हमारा सामाजिक और परिस्थितिजन्य निर्धारक। कुंठा आक्रामकता से आक्रामकता की उत्पत्ति या प्रत्यक्ष रूप से उकसाना उसको। फिर तीसरा आक्रामकता के साक्ष्य प्रभाव यहाँ पर दिया गया है। चौथा है उच्च उद्दोलन स्तर और आक्रामकता। नेक्स्ट प्रश्न है वातावरण में उपस्थित संकेत। नेक्स्ट है छठवां है तापमान और कोलाहल। नेक्स्ट है मादक पदार्थ और आक्रामकता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है सामाजिक प्रेरणा से आप क्या समझते हैं? सामाजिक प्रेरणा के प्रकार को बताइए। तो यहाँ पर समाज मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यक्ति के किसी भी सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए यह बहुत आवश्यक होता है। अब इसके बारे में आप डिटेल में पढ़िए। यहाँ पर दिया गया है सामाजिक अभिप्रेरक के प्रकार दिया गया है यहाँ पर। तो क नंबर में आता है व्यक्तिगत सामाजिक अभिप्रेरक। दूसरा है हमारा उसमें क्या है, उसमें पहला है आकांक्षा स्तर इनवास। दूसरा जीवन लक्ष्य अभिरुचि
और समान ख वाला में आता है सामान्य सामाजिक अभिप्रेरक, और उसमें कितने आते हैं, उसमें पहला आता है सामुदायिकता या संबंध अभिप्रेरक दिया गया है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा उपलब्धि अभिप्रेरक, तीसरा आता है सत्ता अभिप्रेरक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कि सामाजिक प्रभाव क्या है, निष्पादन के सामाजिक जो है सुकरीकरण पर प्रकाश डालिए। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर सबसे पहले सामाजिक प्रभाव डालेंगे, सामाजिक प्रभाव का हम थोड़ा सा लिखेंगे उसके बारे में। फिर यहाँ पर हेडिंग आता है निष्पादन का सामाजिक सुकरीकरण लिखेंगे, उसके बारे में सुकरीकरण क्या है। तो जब दूसरों के समकक्ष कोई लोग कार्य करते हैं और हम उनका निरीक्षण करते हैं, ऐसी दशा में कार्य करते समय दूसरों की मात्रा उपस्थिति के प्रभाव या एक प्रमुख साधन है। उपस्थिति लोग उद्दीपक या प्रतिबल के साधन भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग है परिचित एवं अपरिचित कार्य, उसके बारे में लिखना है। आगे दिया गया है मस्तिष्क आलोडना प्रयोग। फिर उसके बाद दिया गया है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, देख सकते हैं उसी का आंसर है, इतना बड़ा आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सामाजिक अनुरूपता के संप्रत्य की व्याख्या कीजिए। सामाजिक अनुरूपता को प्रभावित करने वाले कारकों का सविस्तार उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न यानी उसी में दिया गया है, 3 तरह के प्रश्न है। अनुरूपता को परिभाषित कीजिए, अनुरूपता के निर्धारकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है अनुरूपता की परिभाषा दीजिए, अनुरूपता के निर्धारकों का विवेचना कीजिए। तीनों प्रश्न देखिए दिया गया है, अलग अलग से पूछा गया है और तीनों का उत्तर सेम है। आपको उत्तर तीनों का सेम है तो आप एक तैयार करते हैं तो तीनों तैयार हो जाएंगे आपके। अनुरूपता की परिभाषा यहाँ पर दिया गया है, तो अनुरूपता की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, तो यहाँ पर विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यह हमने आपको लघु में क्वेश्चन बताया था। इसकी परिभाषा देने के बाद विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर अनुरूपता को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला कारक क्या है यहाँ पर, समूह का आकार। फिर यहाँ पर दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है शक्ति एवं प्रतिष्ठा। तीसरा है सदस्यों का स्वभाव। चौथा है नेता की सुरक्षा। पांचवा है समूह का संगठन या तथा संबद्धता। छठवां है संवेगात्मक उद्दोलन। सातवां है प्रेरणा एवं अनुरूपता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, पूर्वाग्रहण से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं तथा प्रकारों पर प्रकाश डालिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% एग्जाम में आएगा पूर्वाग्रहण। तो पूर्वाग्रहण हेडिंग डालेंगे, इसके बारे में हम लिखेंगे थोड़ा सा। पूर्वाग्रहण यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा वाणी को विराम देते हैं, आप देख लीजिए। एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। BA 3rd सेमेस्टर, BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर मनोविज्ञान वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे। फिर पूर्वाग्रहण की परिभाषाएं, तो विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर 5-6 वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार पूर्वाग्रहण की परिभाषा दिया गया है, देख सकते हैं। 5-6 नहीं, बहुत सारे हैं वैज्ञानिक। फिर यहाँ पर पूर्वाग्रहित निर्णय की विशेषताएं, यहाँ पर पहला दिया है, कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहला है पूर्वग्रहित निर्णय सीखे जाते हैं। पूर्वग्रहित निर्णय चेतन और अचेतन होते हैं, यानी पूर्वाग्रह चेतन और अचेतन होते हैं। पूर्वग्रहित निर्णय सत्यता से परे होते हैं। चौथा है पूर्वग्रहित निर्णयों से हम संतुष्ट होते हैं। पांचवा है पूर्वग्रहित निर्णयों से निर्णय दोषपूर्ण एवं दृढ़ सामान्यीकरण पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है अन्य विशेषताएं, यहाँ पर दिया गया है। पूर्वाग्रहों के प्रकार यहाँ पर दिया गया है, तो कितने प्रकार हैं यहाँ पर पूर्वाग्रहण के, देखिए प्रकार दिया गया है। तो पहला प्रकार है पूर्वाग्रहण वर्ण पर आधारित पूर्वाग्रहण, ग्रंथ पर आधारित पूर्वाग्रहण, मुखाकृति पर आधारित पूर्वाग्रहण, वेशभूषा पर आधारित पूर्वाग्रहण, भाषा पर आधारित पूर्वाग्रहण, संस्कृति पर आधारित पूर्वाग्रहण, धर्म पर आधारित पूर्वाग्रहण, आर्थिक स्थिति पर आधारित पूर्वाग्रहण। और नेक्स्ट है राजनीतिक पर आधारित पूर्वाग्रहण, जाति पर आधारित पूर्वाग्रहण। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, राष्ट्रीयता पर आधारित पूर्वाग्रहण। नेक्स्ट है प्रजाति पर आधारित पूर्वाग्रहण। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में आपको दीर्घ के क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। विभेदन या दिया है, विभेदन या भेद बोध क्या है, विभेदन का मापन कैसे किया जाता है, तो आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा जरूर, और वीडियो को सभी जगह शेयर करिए जिन कॉलेजों का पेपर स्टार्ट हो गया है। चलिए, यदि आप सबके पास भी प्रीवियस ईयर के
यानी कि आपके जो आपने जो कक्षा पास किया है यानी जो सेमेस्टर पास किया है यदि उसका आपके पास प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट प्रश्न है या नोट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में शेयर कर सकती हैं ताकि बाकी बच्चों का हेल्प हो सके। धन्यवाद।